हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कल बात कर रहे थे SC/ST एक्ट की मूल विधि की क्लासेस में। तो कल हम लोग ने सेक्शन 3 को कवर किया था। 3 अभी पूरा नहीं हो पाया था, 3 हम लोग कर रहे थे। एक बार मैं आपको यहाँ से, हम लोग ने 3 में सारे अपराध कवर किए थे, जितने भी अपराध 3 में दिए गए हैं। उसके बाद 3 का जो 2 था वो हम लोग ने देखा था। जैसे ये सारे अपराध हम लोग ने देखे थे, काफ़ी बड़ा है सेक्शन 3, और इसमें हम लोग, एक सेकेंड, हाँ, मैंने आपको कल बताया था कि अगर धारा 3 में कोई अपराध करता है तो जो सज़ा होगी वो 6 महीने से कम नहीं होगी, लेकिन 5 साल की होगी, 5 साल तक हो सकती है, और जुर्माना भी होगा। फिर मैंने आपको कुछ यहाँ पे केस बताए थे। जैसे पहला बताया था, अगर कोई भी अदर देन SC/ST कम्युनिटी का पर्सन है और वो किसी भी SC/ST समुदाय के पर्सन को गलत तरीके से फंसाता है, और जिस आरोप में फंसाता है उसकी जो सज़ा है वो मृत्युदंड है, तो उस केस में जो फंसाएगा उसको आजीवन कारावास की सज़ा होगी। और अगर मृत्युदंड की सज़ा हो गई है, SC/ST के पर्सन को एग्जीक्यूट कर दी गई है, तो जिसने फंसाया होगा उसको भी मौत की सज़ा होगी। ये हम लोग ने कल यहाँ पे देखा था। जो सेकंड वाला था उसमें कहा था कि ऐसी सज़ा है जो मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है किंतु 7 वर्ष से ऊपर की है, 7 वर्ष से ऊपर की है। तो यहाँ पे था कि 6 माह से कम नहीं होगी और 7 वर्ष तक होगी, लेकिन 7 वर्ष से अधिक भी हो सकेगी और जुर्माना भी होगा। तो सेकंड पॉइंट हम लोग ने कवर किया था कल की क्लास में। उसके बाद में तीसरे नंबर पे था कि कोई अग्नि विस्फोटक पदार्थ से आशय से अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, ये जानता है, 7 साल की होगी। ये हम लोग ने पढ़ लिया था। अब हम लोगों को आज 5th पॉइंट से पढ़ना था। 5वां देखिएगा, कहता है कि भारतीय दंड संहिता, अब यहाँ पर आ जाएगा भारतीय न्याय संहिता BNS आ जाएगा, के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध आजीवन कारावास से जुर्माने से दंडनीय होगा। मतलब अगर आपने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई अपराध कर दिया के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध, 10 वर्ष या उससे अधिक की कारावास से दंडनीय कोई अपराध, ठीक है, किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध किया गया है, तो यहां पर कितनी सजा होगी? यहां पर आजीवन कारावास या जुर्माने से सजा होगी, आजीवन कारावास या जुर्माने से सजा होगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और पनिशमेंट भी होगी। ये बहुत खतरनाक धारा है SC/ST एक्ट की, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति संपत्ति। अब ये अनुसूची वो है जो SC/ST एक्ट की अनुसूची है। SC/ST एक्ट में एक अनुसूची भी है, शेड्यूल भी है, उसमें ये शेड्यूल है, उसी के बारे में कह रहा है। अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है या वह संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वैसे अपराधों के लिए दंड संहिता के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दंड से दंडनीय होगा। मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई भी जो आपकी अनुसूची है SC/ST एक्ट की, अगर उसमें कोई अपराध करता है तो उस केस में क्या होगा, उसको उतनी सजा होगी जो उस अपराध के लिए IPC में दी होगी। अगला है आपका 6 पॉइंट, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि अध्याय के दिन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किए जाने के किसी साक्ष्य को, अपराध किए जाने के कोई एविडेंस है मान लीजिए, और किसी SC/ST एक्ट के खिलाफ कोई अपराध हुआ और जो एविडेंस है या अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा। मतलब एविडेंस को टेम्पर करता है, उसे गायब करता है, या अपराध के बारे में कोई जानकारी देगा, वो यह जानता है या विश्वास करता है कि वो मिथ्या है, मतलब गलत जानकारी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए वह उस अपराध के लिए बंधित दंड से दंडनीय होगा। मतलब जो अपराध का दंड था SC/ST एक्ट में, वही दंड यहाँ पर उसको भी मिलेगा। नेक्स्ट आता है, लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा। अगर मान लीजिए कि कोई पब्लिक सर्वेंट अपराध करता है तो उसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, बल्कि जो अब यहाँ पे है कि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, 1 वर्ष तो मिनिमम होगी, और जो उस अपराध के लिए
पनिशमेंट दी गई है SC/ST एक्ट में, जो वो अपराध करता है उतनी सजा वो यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो ये अब आपका धारा 3 कंप्लीट हो गया है। तो धारा 3 में अपराध और उनका पनिशमेंट बताया गया है। ठीक, अब आता है धारा 4। धारा 4 में कहा गया कि लोक सेवक अगर कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है, अगर कोई भी केस SC/ST एक्ट में हो रहा है तो पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है कि उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करे, जांच करे और चार्जशीट वगैरह जो भी दायर करनी है अपना दायर करे। लेकिन अगर ये यहाँ पे उपेक्षा करता है, नेग्लिजेंस करता है, तो यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट होगा उसको जो सजा होगी वो कम से कम 6 महीने की होगी और मैक्सिमम 1 साल की होगी, दंडनीय होगा। ध्यान रखिएगा, कम से कम 6 महीने की होगी, मैक्सिमम 1 साल की होगी, दंडनीय होगा। तो आपको यहाँ पे उपेक्षा के लिए दंड की केवल सजा याद रखनी है, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है पश्चातवर्ती दोष सिद्ध के लिए वर्धित दंड। इसमें कहा गया है कि अगर कोई पर्सन पहले अपराध दोष सिद्ध हो चुका है, मतलब पहले कन्विक्ट हो चुका है, पहले कन्विक्ट हो चुका है और उसके बाद वो फिर कन्विक्ट होता है, फिर दोष सिद्ध किया जाता है, तो कहता है कि उसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, कम से कम 1 साल की होगी, और जो उस दंड के लिए पनिशमेंट है जो वो जिसके लिए वो दोष सिद्ध हो रहा है उतनी होगी। तो मिनिमम 1 साल होगी और मैक्सिमम जो उस दंड के लिए पनिशमेंट होगी उतनी यहाँ पर अवधि होगी, अगर वो कोई भी अपराध दोबारा करता है तो उस केस में। अब इसको आप छोड़ सकते हैं, 6 इंपॉर्टेंट नहीं है। 7th आप देख लीजिए, 7th में कहा गया है जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषित किया गया है, तो वहां पर अगर मान लीजिए कि सपोज करिए कि कोई अपराध SC/ST कम्युनिटी के किसी व्यक्ति के खिलाफ हुआ और उस अपराध को करने में प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर जो विशेष न्यायालय होगा, स्पेशल कोर्ट होगा, तो वो उस प्रॉपर्टी को अटैच करके जब्त करने का आदेश दे सकता है, प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है। तो प्रॉपर्टी को जब्त करने की बात धारा 7 में की गई है। लिख लीजिएगा, धारा 7 में जब्त करने की बात की गई है। ठीक है, यहां पे संपहरण का मतलब नोट कर लीजिएगा, फॉरफीचर। फॉरफीचर, यहां पे फॉरफीचर का मतलब है प्रॉपर्टी फॉरफीट करना। नेक्स्ट आता है अपराधों के बारे में उपधारणा, प्रिजम्पशन एज टू ऑफेंसेस। प्रिजम्पशन एज टू ऑफेंसेस बहुत सिंपल सी बात है। यहां पे जो सिद्ध करने का दायित्व होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, वो उस पे होगा जिस पर आरोप लगा है, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो एक्यूज्ड पे होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पे होगा। यहां पे मान लिया जाएगा अपराध हुआ है, यहां पे मान लिया जाएगा कि अपराध हुआ है और अब अभियुक्त को सिद्ध करना होगा कि उसने अपराध नहीं किया है। तो ये यहाँ पे प्रिजम्पशन, मतलब यहाँ पे उपधारणा ले ली जाएगी कि अपराध हुआ है और यहाँ पे सिद्ध करना होगा एक्यूज्ड को कि अपराध नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है, ये आप छोड़ सकते हैं, शक्तियों का प्रदान किया जाना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है अध्याय 3 निष्कासन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पे सपोज करिए, अब मैं आप यहाँ पे थोड़ा सा संविधान की बात आएगी। आपको कल मैंने बताया था कि संविधान में SC/ST की परिभाषाएं दी गई हैं और आपने संविधान में 2 अनुसूचियां पढ़ी होंगी, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। 5th शेड्यूल का रिलेशन आर्टिकल 244 के क्लॉज 1 से है और 6th शेड्यूल का रिलेशन 244 के क्लॉज 2 से है। तो यहाँ पे कहा गया कि मान लीजिए अगर किसी भी अधिकारी को या न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति उस एरिया में है जहाँ पे SC/ST रहते हैं या जो 5th और 6th शेड्यूल का एरिया है और वो वहाँ पर कोई अपराध कर सकता है, तो उसको वहाँ से हटने का आदेश दिया जा सकता है। जब हटने का आदेश दिया जाएगा तो उस एरिया से हटने का आदेश दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि तुम जिस दिन वो आदेश दिया गया है हटने का, उसके कम से कम 3 साल तक, 3 साल के अंदर वापस उस जगह पे नहीं आओगे, ऐसा कहता है सेक्शन नंबर 10। तो ध्यान रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो संविधान के अंदर
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 में, शेड्यूल 5 में है अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल्ड एरिया, और 6 में है ट्राइबल एरिया, जनजाति क्षेत्र। उसके तहत अगर कोई भी पर्सन वहाँ पे है और उस पर्सन से SC/ST समुदाय के किसी पर्सन को खतरा है या उन लोगों को खतरा है, समुदाय को खतरा है, तो उसको आदेश के द्वारा वहाँ से हटाया जाएगा। और 3 साल तक अदालत में अगर लिखा गया तो अधिकतम 3 साल तक वो वहाँ पर वापस नहीं लौटेगा। तो ध्यान रखिएगा, वो वहाँ पे 3 साल के लिए उसको हटाया जाएगा। देखिए 3 साल, यहाँ पे 3 साल के लिए उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, अधिकतम 3 साल के लिए हटाया जाएगा। 3 साल से ज़्यादा का समय नहीं हो सकता। और कितने समय के लिए हटाया जाएगा वो अधिकारी आदेश में लिखेगा कि कितने समय के लिए हटाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है 10, धारा 10 है धारा 11। धारा 11 में कहा गया है कि अगर किसी पर्सन को हटने के लिए कहा गया है और वो हटने में असफल रहता है या हटने के बाद उस एरिया में दोबारा से आ जाता है तो उसके लिए धारा 11 है। तो ध्यान रखिएगा, अगर वो ऐसा करता है तो यहाँ पे अपराध माना जाएगा और जो अपराध होगा वो धारा 12 में अपराध माना जाएगा। ठीक है, धारा 12 में भी अपराध माना जाएगा और वो धारा 11 में भी अपराध माना जाएगा। मतलब यहाँ पे अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन हटाने के लिए बोला गया था, वो पर्सन गया लेकिन जाने के बाद फिर वापस आ गया, तो यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो विशेष न्यायालय होगा वो आदेश कर देगा कि पुलिस उसको तुरंत उस एरिया से गिरफ्तार कर ले, अरेस्ट कर ले। तो यहाँ पे अरेस्ट करा जा सकेगा, पुलिस अभिरक्षा में आ सकेगा, यहाँ पे पुलिस कस्टडी में आ सकेगा। ये है धारा 11। अब आती है धारा 12। धारा 12 है, जैसे मान लीजिए धारा 10 आपको पता ही है, जिनको हटने के लिए बोला गया है, उसमें कहा गया है कि अगर धारा 10 में जो लोग हैं उनका माप ली जाएगी, मेजरमेंट लिया जाएगा और फोटो लिया जाएगा। तो कहा गया जिन जिन व्यक्तियों को हटने के लिए कहा गया है तो पुलिस अधिकारी को माप मतलब मेजरमेंट अपनी शरीर का और फोटो लेने देगा। ध्यान रखिएगा, और अगर वो फोटो नहीं लेने देता है तो ये धारा आईपीसी की धारा 146 के अंतर्गत 186 के अंतर्गत अपराध बन जाएगा। और आपको पता है जो 186 है वो है सरकारी काम में बाधा, सरकारी काम में बाधा। और यही इस समय बीएनएस की धारा 221 है, मतलब जो 186 आईपीसी का था वो उस समय बीएनएस का 221 है। तो ध्यान रखिएगा, अगर वो व्यक्ति माप या फोटो नहीं लेने देता है तो उस केस में क्या होगा, वो 186 के अंतर्गत अपराध बनेगा। और जो 186 आईपीसी में था वो आज के डेट में है बीएनएस में 221, और इसमें 3 महीने तक की सजा हो सकती है या 2,500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो अपराध मान लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके लिए आता है कि अगर मान लीजिए कि धारा 10 अभी मैंने आपको बताया कि अगर उसे कहा गया है कि तुम इस एरिया से हटो, नहीं हटता है, तो उस केस में जो पनिशमेंट होगी वो धारा 13 में मिलेगी। धारा 13 में कहा गया है कि पनिशमेंट जो होगी वो 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा, मतलब 1 ईयर का पनिशमेंट होगा। वन ईयर का पनिशमेंट होगा और जुर्माना होगा, उससे दंडनीय होगा। ये धारा 13 है। तो आपको समझ आ गया होगा। फिर से एक बार हम लोग दोबारा से देख लेते हैं इस पार्ट को। यह अध्याय 3 है हमारा। अध्याय 3 में 10 से 13 तक धाराएं हैं। 10 में कहा गया है कि अगर कोई ऐसा एरिया है जो शेड्यूल्ड एरिया है या ट्राइबल एरिया है, मतलब संविधान की 6वीं अनुसूची में है या संविधान की 5वीं अनुसूची में है, और इससे संबंधित जो धाराएं थी वो धारा 244 का खंड 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 244 का खंड 1 का संबंध है 5वीं शेड्यूल से, 5वीं अनुसूची से, और 244 का जो खंड 2 है उसका संबंध है 6वीं अनुसूची से। और 5वीं अनुसूची को कहते हैं अनुसूचित क्षेत्र, और इसको कहते हैं जनजाति क्षेत्र।
जनजातीय क्षेत्र। तो अगर ऐसी जगह पे कोई भी SC/ST समुदाय का व्यक्ति है या समुदाय है, उसको किसी से खतरा है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर विशेष न्यायालय का है, ध्यान रखना, परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर, परिवाद या किसके द्वारा आदेश दिया जाएगा, विशेष न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाएगा। हमने आपको बताया था या तो कंप्लेंट पर दिया जाएगा या पुलिस रिपोर्ट पर दिया जाएगा कि इनको खतरा है किसी ऐसे पर्सन से, तो उसको हटाने का आदेश दिया जाएगा उस एरिया से। और जो आदेश जितने समय के लिए दिया जाएगा वो आदेश लिखा जाएगा, आदेश ऑर्डर में लिखा होगा, और लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर 3 साल के लिए हटाने का आदेश दिया जा सकता है। ये तो था आपका धारा 11, ठीक है। एकदम अच्छे से इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा, धारा 11। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, उस समय नहीं आया था पॉइंट, यहाँ पे दिमाग में नहीं आया था, आप देख लीजिएगा। विशेष न्यायालय, जिस पर्सन को आदेश दिया गया है कि तुम इस एरिया से हटो, हटने के लिए कहा गया है, तो उसको भी सुनने का मौका दिया जाएगा, उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उसकी बात भी सुनी जाए। और उस व्यक्ति को 30 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर अभ्यावेदन पर क्या करना होगा, आदेश अभ्यावेदन पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, मतलब बताना होगा कि हमने तुमको ऐसा आदेश तुम्हारे खिलाफ क्यों दिया है, तुमको हटाने के लिए किस आधार पर आदेश दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो विशेष न्यायालय होगा, अगर उस व्यक्ति के द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर किए गए अभ्यावेदन पर, अभ्यावेदन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन पर, रिप्रेजेंटेशन पर, तो यहां पे उसको हटाया जाएगा। अब 11 में हम लोग ने देख लिया कि अगर कोई भी पर्सन धारा 10 में जिसको हटाने को कहा गया, अगर वो असफल रहता है या वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा में है, तो ध्यान रखिएगा, तो इस केस में क्या होगा, धारा 11 में क्या होगा, अगर वो असफल रहता है, मतलब अगर वो नहीं हटता है या हट तो जाता है लेकिन जो समय कहा गया था कि समय के अंदर नहीं आना है, उस समय के वो अंदर आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, उस केस में उसको तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया जाएगा, उसको तुरंत गिरफ्तार करवा दिया जाएगा, उसको बाहर भेज दिया जाएगा। फिर आता है धारा 12, जो धारा 10 में आदेश दिया गया है उनकी माप और फोटो ली जाएगी। पहली बात तो फोटो देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर साफ कहा गया कि किसी भी कीमत पर, फिर पुलिस बलपूर्वक फोटो लेगी, यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कोई भी पर्सन माप या फोटो देने से इनकार करता है तो यह विधिपूर्ण होगा कि माप या फोटो लिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाए, मतलब उसकी फोटो या माप लेने के लिए जो संभव हो सकेगा वो कदम उठाए जाएंगे, जहां पे फोर्स भी शामिल है, बल भी शामिल है। अगर इनकार करेगा तो 186 का अपराध माना जाएगा जो IPC में है। यही अपराध BNS में भी था, मैं आपको बताया था अभी, सेक्शन 221 BNS का, सरकारी काम में बाधा, मिनिमम 3 महीने तक की सजा और 2500 तक का जुर्माना, तो ये अपराध माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। धारा 12 में जो कहने को बोला गया, अगर वो नहीं करता है तो ये अपराध माना जाएगा। और अगर धारा 10 में जो अनुपालन करता, मतलब धारा 10 में जो कहा गया है कि अगर वो नहीं बात को मानता है, नहीं जाता है उस एरिया से बाहर, तो 1 वर्ष तक की सज़ा हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। ये हम लोग ने डिस्कस किया धारा 10 से धारा 13 तक, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय था। अब आता है अध्याय 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय। इसमें ये कहा गया है कि विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे, स्पेशल कोर्ट्स और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे। तो कहा गया कि पहली बात तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राज्य सरकार स्थापित करेगी और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करेगी, मतलब जो अदालत का गठन किया जाएगा वो राज्य सरकार करेगी, इस बात को ध्यान रखना, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से करेगी, उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से करेगी। और कौन स्थापित करेगा, अनन्य विशेष न्यायालय कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी, ये भी मैंने आपको बताया, राज्य सरकार करेगी। अब जहाँ पे कम मामले आते हैं,
जैसे जहाँ जिस ऐसे एरिया जहाँ पे SC/ST एक्ट के मामले कम है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो सेशन न्यायालय होंगे उन्हीं को बना दिया जाएगा, क्या, उन्हीं को बना दिया जाएगा स्पेशल कोर्ट। यानी कि ऐसे जिले जहाँ पर कम मामले हैं तो वहाँ पे जो स्पेशल कोर्ट होगा, जो स्पेशल कोर्ट होगा वो क्या होगा, वही सेशन कोर्ट होगा। जहाँ पे कम मामले हैं तो जो स्पेशल कोर्ट होगा वही सेशन कोर्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे एक तो अब यहाँ पे स्पेशल कोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि शीघ्र विचारण करना था, इंस्टेंट ट्रायल करना था, जल्दी जल्दी डिसीजन आए, जल्दी सजा हो, इसके लिए अदालत बनाई जाएंगी। अदालत स्पेशल कोर्ट नाम दिया गया या एक एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट नाम दिया गया कि ये अदालत केवल SC/ST के मामलों को सुनेगी। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि हर जिले में SC/ST कोर्ट अलग बनी हुई है, उसी को स्पेशल कोर्ट कहा जाता है। जिस जगह पे मामले कम आएंगे SC/ST के, वहां पर कोर्ट ऑफ सेशन सत्र न्यायालय ही स्पेशल कोर्ट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर कहा गया कि जो राज्य सरकार होगी वो सुनिश्चित करेगी कि कम से कम इतनी अदालत बनाई जाएं जिससे कि SC/ST के मामलों की सुनवाई करने के लिए, उन पर निर्णय देने के लिए अदालतें कम ना पड़ें। और यहाँ पर 2 माह का समय बताया गया है कि 2 महीने के अंदर अंदर केस को फाइनल करवाना होगा। राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि 2 महीने की अवधि के अंदर अंदर, मतलब 2 महीने के समय के अंदर अंदर मामले निपटाए जाएं। ये चीज़ एकदम सुनिश्चित करनी होगी और इसके लिए पर्याप्त न्यायालय बनाने पड़ेंगे। तो 2 महीने के अंदर मामलों को निपटाना होगा, ऐसा राज्य सरकार सुनिश्चित करवाएगी। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कहा गया कि कार्रवाइयाँ बराबर चलेंगी और मतलब लगातार कार्रवाइयाँ होंगी, तो मतलब यहाँ पे दिन प्रतिदिन ट्रायल चलेगा और जल्दी से जल्दी निर्णय आएगा। तो ये बात यहाँ पर धारा 14 में लिखी गई है। 14 है विशेष न्यायालय। अब इसमें कहा गया, देखिए यहाँ पे 2 महीने के अंदर अंदर पूरा किया। विचारण कितने समय में किया जाएगा, विचारण कह रहा है कि विचारण आरोप पत्र को फाइल करने के, जिस समय चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट का मतलब होता है आरोप पत्र, चार्जशीट के फाइल होने से 2 महीने के अंदर अंदर ट्रायल पूरा होना चाहिए। चार्जशीट के फाइल होने के 2 महीने के अंदर अंदर ट्रायल पूरा होना चाहिए। तो ट्रायल कितने समय में फाइल होना चाहिए, चार्जशीट के फाइल होने के 2 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब आता है 14A, अपील्स की बारे में बात की गई है। अपील कहाँ कहाँ पे होंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। अपील सबसे पहले कहा गया, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ। अपील में कहा गया कि जो डिसीजन स्पेशल कोर्ट का आएगा या जो डिसीजन सेशन कोर्ट का आएगा, जब वो SC/ST कोर्ट के तहत काम कर रही होगी, तो अपील केवल और केवल हाई कोर्ट में होगी। तो पहला पॉइंट है कि जो अपील होगी, जो निर्णय आया है या जो पनिशमेंट दिया गया है, तो अपील हाई कोर्ट में होगी। अपील हाई कोर्ट में, ध्यान रखिएगा, अपील हाई कोर्ट में ही होगी और CRPC में कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है, अपील हाई कोर्ट में होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अपील कितने समय में होगी, तो अपील 90 दिन के भीतर होगी। जिस दिन आदेश आया है, आदेश की कॉपी आई है, उस दिन से 90 दिन के भीतर अपील हाई कोर्ट में होगी। और अगर 180 दिन बीत गए तो अपील नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, 80 दिन के, अगर 180 दिन बीत गए, 180 दिन बीत गए तो अपील का अधिकार, तो अपील का अधिकार खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर 180 दिन बीत गए, मतलब आपको 90 दिन के अंदर अपील करनी होगी हाई कोर्ट में, और अगर 180 दिन बीत गए तो अपील का अधिकार खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर कहा गया, अब मैं यहाँ पे एक बार अंडरलाइन करवा देता हूँ आप लोगों को, जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे अपील कहाँ पे होगी, उच्च न्यायालय में होगी, डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि जो अपील होगी वो 90 दिन के भीतर की जाएगी। जो आदेश आया है उसके 90 दिन के भीतर होगी, और 90 दिन के बाद भी हो सकती है, अगर आपने पर्याप्त कारण हाई कोर्ट को बता दिया कि इस वजह से हम अपील नहीं कर पाए थे, तो 90 दिन के भीतर भी हो सकती है। उसके बाद कहा कि कोई जो भी अपील होगी वो 180 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं होगी। मतलब
अपील अगर आपको करनी है तो 90 दिन के अंदर करना होगा, लेकिन अगर 180 दिन बीत गए तो अपील नहीं, किसी कीमत पे नहीं होगी। फिर आप अगर आप हाई कोर्ट को सफिशिएंट रीजन भी दे दो, पर्याप्त कारण भी बता दो, तो भी यहाँ पे अपील की परमिशन नहीं होगी। ठीक है। अब कहता है कि जो अपील होगी वो अपील कितने महीने में निपटाई जानी चाहिए, तो उसके लिए कहा गया कि उच्च न्यायालय को यथासंभव, जहां तक संभव हो सके, 3 महीने के अंदर अपील को निपटाना होगा। तो यहां पे लिखा होगा 3 महीने के अंदर अपील को निपटाना होगा, 3 महीने में अपील को खत्म करना होगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप समझिए हर पॉइंट से क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको बैरैक से पढ़ा रहा हूं, जिससे कि कोई बात छूटने ना पाए। फिर से सुन लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि जो दंडादेश आएगा, जो आदेश आएगा, जो ऑर्डर आएगा, उसके अगेंस्ट अपील हाई कोर्ट में होगी। बेल को लेकर, जमानत को मंजूर करने को लेकर या जमानत को ना मंजूर करने के अगेंस्ट अपील भी हाई कोर्ट में होगी। उसके बाद हम लोग ने देखा कि जो भी यहाँ पर अपील होगी वो अपील उस आदेश के 90 दिन के भीतर होगी। 90 दिन के बाद भी अपील एक्सेप्ट हो सकती है अगर आप हाई कोर्ट को पर्याप्त रीजन दे दो, लेकिन किसी भी कीमत पर 180 दिन बीत जाने के बाद अपील नहीं होगी। जो अपील होगी वो 3 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करी जाएगी, उसका निपटारा किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 14A अपील। अब आता है विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक। इनको कहते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये हम लोग ने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। और एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो एडवोकेट होगा जिसको 7 साल से ज़्यादा का तजुर्बा होगा, 7 वर्ष से ज़्यादा का तजुर्बा होगा, उसको राज्य सरकार क्या करेगी, उस अधिवक्ता को मतलब उस एडवोकेट को क्या करेगी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे विनिर्दिष्ट कर सकेगी, मतलब उसको अपॉइंट कर देगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा उसको कम से कम 7 वर्ष का अनुभव वकालत के क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है। और उसी को बनाया जाएगा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और अगर मान लीजिए कि जैसे ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ होंगे, ये तो वहीं पे होंगे, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो सेशन कोर्ट को, जो स्पेशल कोर्ट होती हैं, स्पेशल कोर्ट में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, और जो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट होंगी, जो अनन्य विशेष अदालतें होंगी, वहां पे एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब आता है 4A, बाद में जोड़ा गया था, पीड़ित और साक्षी के अधिकार। ये बहुत बड़ी धारा है, इसमें मैं आपको बता दूं, अंदर से नहीं पूछेगा, आपको केवल ये याद रखना है कि पीड़ित और साक्षी के अधिकार किस धारा में दिए गए हैं। उसकी धारा 15A है। 15A में पीड़ित जो आपका विक्टिम है और साक्षी जो विटनेस है, उसके राइट्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 15A है। इसमें बस एक बात आप ये ध्यान रख सकते हो कि किसी भी प्रकार से, मतलब जो भी पीड़ित होगा या जो विटनेस होगा, अभित्रास का मतलब होता है इंटिमिडेशन, धमकाना, प्रपीड़न या उत्प्रेरणा, मतलब जो उकसाना या हिंसा की धमकी के विरुद्ध पीड़ितों या उसके जो रिश्तेदार वगैरह है, उसके जो आश्रित हैं, उनको सेफ रखा जाएगा, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो 15A में बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, लेकिन आपको केवल अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ 15A पढ़ना है। ठीक, बस इतना ध्यान रखिएगा कि पीड़िता और साक्षी के अधिकार कहाँ दिए गए हैं। इसमें मैं एक शेड्यूल देख लेता हूँ, शेड्यूल है कि नहीं है। शेड्यूल दिया गया है। देखिए धारा 16,
राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति। ये असल में पहले एक अधिकार हुआ करता था जिसको हम कहते थे सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। इसका नाम था सिविल अधिकार इसका नाम था सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। इसको कहा जाता था सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। ये कानून था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इस कानून की धारा 10A हुआ करती थी, उसमें प्रावधान दिया गया था कि अगर मान लीजिए कहीं पे जुर्माना सामूहिक रूप से लगाना है तो लगाया जा सकता है, लेकिन ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक या रेलेवेंट नहीं रह गया है, ये पेपर में आता भी नहीं है। ठीक है, अब आता है धारा 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही, मतलब प्रिवेंटिव एक्शन किसके किसके पास पावर होगी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर होगी, एसडीएम के पास पावर होगी, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर होगी, या ऐसा पुलिस ऑफिसर जो डीएसपी की रैंक का होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किनको किनको पावर दी गई है। यहाँ पे पावर है डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, एसडीएम के पास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या डीएसपी के पास पावर है। अगर इनको लगता है या इनको विश्वास होने का कारण है, इनको रीज़न टू बिलीव है, या इनको कोई इतला देता है, मतलब इन्फॉर्मेशन देता है कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ किसी एससी एसटी के खिलाफ कोई अपराध होने वाला है या अपराध होने की पूरी संभावना है, अगर इनको कोई इत्तला देता है या इनको ऐसा लगता है अपराध होने वाला है, अपराध होने की संभावना है या धमकी दी गई है, तो वो क्या करेंगे? उसको अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र, उसको क्या करेंगे? उस एरिया को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर देंगे। कौन कौन? डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और आपका डीएसपी क्या करेगा? अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा और शांति तथा सदाचार बनाए रखने तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा और निवारक कार्रवाई कर सकेगा। मतलब अपराध करने के पहले ही अगर किसी भी पर्सन या किसी भी लोगों के समूह पर आरोप लगता है कि ये लोग अपराध करने वाले हैं या धमकी देते हैं, तो उनको निवारित कर सकेगा, मतलब उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पे गिरफ्तार कर सकेगा। तो ध्यान रखिएगा, अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा, शांति सदाचार लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई कर सकेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया संहिता का अध्याय 8, अध्याय 10 और अध्याय 11। यहाँ पे संहिता का मतलब सीआरपीसी से है, 1973 वाली। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन बनने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अध्याय 10, अध्याय 8, 10 और 11, ये बीएनएस का अध्याय 9 बन चुका है, ये बीएनएस का 11 बन चुका है, ये बीएनएस का 12 बन चुका है। ये जो अध्याय 9, 11, 12 हैं, ये आपके बेसिकली लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हैं, शांति को बनाए रखने के लिए हैं और अपराध करने के पहले गिरफ्तार करने के लिए हैं। तो कहता है कि सीआरपीसी के ये अध्याय अब बीएनएसएस हो चुका है, तो बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस का अध्याय 9, बीएनएसएस का अध्याय 11, अध्याय 12 ध्यान रखिएगा यहाँ पर लागू होंगे। मतलब यहाँ पे साफ कहा गया है कि यहाँ पे सीआरपीसी या बीएनएसएस के जो अध्याय हैं, बीएनएसएस का अध्याय 9, 11, 12 लागू होगा, मतलब यहाँ पे पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये धारा 17 इस पॉइंट को लेकर इंपॉर्टेंट हो रहा है कि धारा 17 में फिर से सुन लीजिएगा, डीएम, एसडीएम, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा या डीएसपी रैंक अधिकारी, अगर उसको इत्तला मिलती है, रिपोर्ट मिलती है या उसको विश्वास करने का कारण है, रीज़न टू बिलीव है, अगर उसको लगता है, पर्याप्त कारण है कि कोई ऐसा एरिया है जहां पर इनके विरुद्ध एससी एसटी समुदाय के विरुद्ध कोई अपराध हो सकता है, इनको धमकी मिलती है, तो इनको अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। वहां पर शांति वगैरह बनाए रखने के लिए सीआरपीसी की धारा, सीआरपीसी या बीएनएसएस के जो अध्याय हैं, अध्याय 9, 11, 12 को लागू कर दिया जाएगा, जहां पे पुलिस के पास में या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के पहले ही गिरफ्तार करने की परमिशन मिल जाती है, जिससे कि शांति और लोक व्यवस्था वहां पर बनी रहे। ठीक है,
ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका धारा 18। अब देखिए धारा जो 18 है ये असल में एंटीसिपेटरी बेल को लेकर है। आपको मैं बता दूं सीआरपीसी की धारा जो 438 थी, सीआरपीसी की धारा 438 वो थी एंटीसिपेटरी बेल को लेकर। सीआरपीसी की धारा जो 438 थी वो थी एंटीसिपेटरी बेल को लेकर। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है अगर किसी के ऊपर गैर जमानती अपराध करने का आरोप लगा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन सत्र न्यायालय या वो हाई कोर्ट के समक्ष क्या कर सकता है, बेल के लिए गुजारिश कर सकता है। और बेल उसको मतलब अदालत उसको पहले ही मतलब एंटीसिपेशन में मतलब उसको पहले ही बेल दे सकती है। इसको कहते थे एंटीसिपेटरी बेल। तो यहाँ पर साफ कहा गया है कि यहाँ पर धारा 438 एंटीसिपेटरी बेल का जो कॉन्सेप्ट है वो SC/ST एक्ट पर लागू नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जो एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट है वो SC/ST एक्ट पर लागू नहीं होगा। नोट कर लीजिएगा, एंटीसिपेटरी बेल SC/ST एक्ट पर लागू नहीं होगी। अच्छा, ये तो सीआरपीसी की धारा हो गई। और ये BNSS की कौन सी धारा है? तो ये BNSS की धारा, ये BNSS की धारा है 482। नोट कर लीजिएगा, BNSS की धारा 482 और सीआरपीसी की धारा थी 438। ठीक है, तो ध्यान रखना, एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होगा कि आप अभी गिरफ्तार नहीं हुए हो, पहले ही आपने बेल के लिए आवेदन कर दिया। एंटीसिपेटरी बेल हमेशा कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट के सामने होगी और नॉन बेलेबल वारंट के केस, नॉन बेलेबल अपराधों के केस में होती है। ये जो 18 का है इसकी लंबी कहानी है। ये आपका 2018 में जोड़ा गया था और आप लोगों को शायद याद होगा एक घटना घटी थी भारत में जिसमें SC समुदाय और ST समुदाय ने बहुत विरोध किया था और एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए संसद ने क्या किया था, ये धारा 18A 2018 में जोड़ी थी। उस केस का नाम था सुभाष काशीनाथ महाजन। लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, सुभाष, इसको पूछा जा सकता है पेपर में, सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये केस का नाम था सुभाष काशीनाथ महाजन, सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये केस आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जब कभी भी कोई SC/ST एक्ट में अपराध करने का आरोप लगेगा तो तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले प्रारंभिक जांच होगी जिसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहा जाता है और वो DSP रैंक का अधिकारी करेगा, उसके बाद ही जांच होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। उसके बाद में इस निर्णय के अगेंस्ट SC/ST समुदाय ने बहुत विरोध किया था। उसके बाद संसद ने क्या किया, 2018 में इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया और निर्णय को पलट के धारा 18A जोड़ी गई और वहाँ पे नोट कर दिया गया कि जो FIR होती है वो बिना प्रारंभिक जांच के भी हो सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कह रहा था कि पहले प्रारंभिक जांच होगी उसके बाद FIR होगी, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि जो FIR होगी वो बिना प्रारंभिक जांच के भी हो सकती है, बिना प्रारंभिक जांच के भी, बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में कहा गया कि यहाँ पे अगर किसी पर्सन को गिरफ्तार करना है तो IO की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब जो अन्वेषण अधिकारी होगा उसकी परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और इसमें साफ अलग से भी लिख दिया गया कि किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के होते हुए भी, देखिए साफ साफ है, अदालत कुछ भी कहती हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 438 लागू नहीं होगा। मतलब जो 438 आपका जो CRPC की धारा थी एंटीसिपेटरी बेल, वो यहाँ पर लागू नहीं होगी। यही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए
धारा 18A जोड़ी गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। केस का नाम था सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी भी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है, नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड, और गिरफ्तारी करने के लिए भी पूर्व अन्वेषक अधिकारी, मतलब यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा उसकी परमिशन की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे धारा जो सेक्शन 360 है, ये 360 आप लोग जब आप सीआरपीसी पढ़ोगे वहाँ पर अच्छे से समझ जाओगे। इसको कहते हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, इसका नाम है पूरा, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट होता है, जैसे उसमें प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाता है, मतलब परिवीक्षा पे छोड़ दिया जाता है, वो यहाँ लागू नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो अपराध होंगे वो अशमनीय प्रकृति के होंगे, नॉन कंपाउंडेबल होंगे, और यहाँ पर अगर आप कबूल भी कर लोगे तो भी आपको यहाँ पे ये नहीं कि कबूल करके आपको छोड़ दिया जाए, यहाँ पे धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के जो प्रावधान है वो यहाँ पे लागू नहीं होंगे। ये धारा 19 है, ये बात को ध्यान रखिएगा। धारा 19 में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की ये या धारा 360 सीआरपीसी की इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। उसके बाद है अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना। इसका मतलब होता है ओवर राइडिंग इफेक्ट, ओवर राइडिंग इफेक्ट, ओवर राइडिंग इफेक्ट। इसका ये मतलब है कि कोई भी कानून अगर SC/ST एक्ट से टकराएगा तो SC/ST एक्ट उस कानून पर प्रभावी होगा। मतलब अगर कोई भी कानून SC/ST एक्ट से टकराएगा तो SC/ST कानून उस कानून पर प्रभावी होगा, शैल प्रिवेल ओवर दैट लॉ। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो अधिनियम है वो अन्य अधिनियम पर अध्यारोही होगा, मतलब उस पर ओवर राइडिंग इफेक्ट रखेगा। ठीक है, फिर आता है धारा 21। धारा 21 कहती सिंपल है, कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य। मतलब सरकार की ड्यूटी है कि वो कानून को लागू करवाए, सरकार की ड्यूटी है कि वो कानून को लागू करवाए। और किस सरकार की ड्यूटी होगी? राज्य सरकार की ड्यूटी होगी कि वो कानून को लागू करवाए। अब आता है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा, हर एक्ट में आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर सद्भाव पूर्वक कोई कार्रवाई की गई है तो उसके लिए संरक्षण है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट डन इन गुड फेथ, प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट डन इन गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। अगर कोई भी कार्रवाई की गई है इसके अंदर, जिसने भी की है, पब्लिक सर्वेंट ने की है, जो भी गुड फेथ में कोई भी काम किया गया होगा तो क्या होगा? उसके लिए संरक्षण होगा। किसी भी न्यायालय में उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कई सारे लॉ के अंदर। अब आता है नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति सिंपल है, रूल्स बनाने की शक्ति। ध्यान रखिएगा, रूल बनाने की शक्ति किसके पास में दी गई है? केवल और केवल केंद्र सरकार के पास में है। केंद्र सरकार क्या करेगी? अधिसूचना निकाल के इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी, और नियम बनाए भी गए हैं। उसका नाम है SC/ST रूल्स। SC/ST रूल्स उनका नाम है, SC/ST रूल्स। तो काफ़ी सारी बातें SC/ST रूल्स में भी लिखी गई हैं, तो नियम बनाए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे नियम बनाने के बाद में उसको संसद में रखवाया जाता है पारित कराने के लिए, पास कराने के लिए। ये है सेक्शन 23। ठीक है, तो ये आपकी टोटल 23 धाराएं मैंने डिस्कस की थी। 23 धाराएं हैं इसमें टोटल, और इसमें 5 अध्याय थे। ये हम लोग ने सारा डिस्कस किया। इसमें कुछ धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद में इसमें एक अनुसूची है, और ये जो अनुसूची है इसमें बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता के अधीन जो अपराध होंगे वो इस पर भी लागू कर जाएंगे। तो वो अपराधों की लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, ये सारी अपराधों की लिस्ट बनी हुई है, और ये सारे अपराध SC/ST एक्ट से जोड़ दिए गए हैं। तो एक बार हम लोग दोबारा से धाराओं को एक बार देख लेते हैं, जो हम लोग ने धाराएं देखी हैं।
आपका देखिएगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट धाराएं मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। इसमें धारा 3 से क्वेश्चन आता है, धारा 4 से टिक कर लीजिएगा, धारा 4 से आता है। उसके बाद में धारा 8 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में धारा नोट कर लेना, धारा 3, 4, 8 टिक कर लीजिएगा। उसके बाद में धारा 1 और 2 इम्पोर्टेंट है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। परिभाषाएं मैंने आपको बताई दी थी, कुछ परिभाषाएं खाली आपको बस याद रखनी है, बाकी परिभाषाएं आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में इसमें निष्कासन का पूरा भाग इम्पॉर्टेंट है। इसमें सज़ाएं पूछ लेता है, जैसे 11 पूछ लिया, 10 पूछ सकता है, और फोटो आदि के केस में। और अगर ये जो हटाए जाने की बात हो रही है, अगर ये नहीं करेगा तो यहाँ मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विशेष न्यायालय अध्याय 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 14, 14A और 15, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर पीड़ित और साक्षी के अधिकार, इसको अंदर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल धारा बस रीड कर लेना, केवल धारा याद कर लेना किस धारा में है। उसके बाद में फिर इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से ये इम्पॉर्टेंट है, 18A है, आपको बताई थी, बाद में जोड़ी गई है। सुभाष काशीलाल महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट लागू नहीं करेगा। उसके बाद में सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण और नियम बनाने की शक्ति, ये धाराएं इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका SC/ST एक्ट कंप्लीट हो गया है। हम लोग इसको रिवाइज करिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो एक नए एक्ट के साथ में नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।